आज कौमी टेक्नोलॉजी के दिन के मौके पर वजीर आजम मोदी ने 5800 करोड़ रुपए से ज्यादा के साइंसी मंसूबों का किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने साइंसी और तकनीकी तरक्की पर मबनी एक्सपो का भी किया इफ्तिताह। कहा, टेक्नोलॉजी मुल्क को तेज रफ्तारी से तरक्की से जोड़ने में है मददगार। महाराष्ट्र में एमएलए को नाअहल करार देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से शिंदे हुकूमत को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नाअहली से मुतालिक मामलात और असल शिवसेना कौन है पर फैसला खुद लें। स्पीकर अदलिया ने अपने एक अहम तबसरे में कहा, इस्तीफा नहीं देते तो बच सकती थी कुर्सी। अदम एतमाद की तहरीक का सामना कर रहे स्पीकर एमएलए की नाअहली के फैसले पर मामले को कोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंपा। मरकज और दिल्ली सरकार के तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कौमी राजधानी में इंतजामी खिदमात के कंट्रोल पर मुत्तफ़क़ा तौर पर सुनाया फैसला। अदलिया ने कहा, मुंतखब हुकूमत को है हकीकी ताकत। अदलिया ने कहा, एलजी को इंतजामिया के काम में मुंतखब हुकूमत के मशवरे पर अमल करना चाहिए। अदालत ने कहा, दिल्ली कानून साज असम्बली के पास पुलिस, नज़्म नस्क और ज़मीन के मामले में इख्तियारात नहीं। आज उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में अयोध्या, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़ और कानपुर समेत कई शहरों में मेयर और काउंसलर के ओहदों के लिए वोटिंग जारी। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए सरगर्म बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को बड़ा धचका। जनता दल यूनाइटेड के साबिक सदर आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल। मरकजी वजीर धर्मेंद्र सिंह ने दलाई पार्टी की बुनियादी रुकनियत। आरसीपी सिंह ने कहा, बीजेपी में शमूलियत मेरे लिए काबिल फख्र बात। समुद्री तूफान मोखा के बांग्लादेश म्यांमार के साहिल की तरफ बढ़ने का इम्कान। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में कोई असर नहीं पड़ेगा। मौसमी साइंसदानों ने माहीगीरों को एहतियाती तदाबीर के तौर पर इतवार तक समुद्र में न जाने का दिया मशवरा। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद में 6 अफराद की मौत। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी किए गए गिरफ्तार। मौजूदा हालात पर पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, सरकारी असासों को नुकसान पहुंचाना, दहशतगर्दी, तशद्दुद करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। और आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स का होगा मुकाबला। कल हुए मैच में धोनी ने दिखाए जलवे। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 27 रन से हराया। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं साद अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आजम ने एक नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। वजीर आजम मोदी ने नुमाइश का जायजा भी लिया। वजीर आजम के हाथों प्रोग्राम के आगाज के साथ ही कौमी टेक्नोलॉजी डे के 25वें साल की तकरीबात भी शुरू हो गई हैं। ये तकरीबात 14 मई तक जारी रहेंगी। वजीर आजम मोदी ने इस मौके पर एक यादगारी डाक टिकट और एक यादगारी सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने मुल्क में साइंस और तकनीकी तरक्की से मुतालिक 5800 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल व्यू ऑब्जर्वेटरी इंडिया LIGO इंडिया, हिंगोली के होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर जितनी, ओडिशा और टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के प्लैटिनम जुबली ब्लॉक का भी संग बुनियाद रखा। काबिल जिक्र है कि कई तरह के कैंसर अस्पतालों की सहूलियात से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आलमी मेयार का इलाज दस्तयाब होगा। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने कई अहम प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने जिन प्रोजेक्टों की सौगात दी उनमें फिशन मोबिलिटियम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी मुंबई, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट विशाखापट्टनम, नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी सहूलत नवी मुंबई, रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिट नवी मुंबई, होमी भाभा
अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम के साथ खवातीन और चिल्ड्रन हॉस्पिटल बिल्डिंग, नवी मुंबई के अस्पताल की इमारत वगैरह शामिल हैं। ये तमाम मंसूबे मुल्क में साइंसी इदारों को मजबूत करने के लिए वजीर आजम के आत्मनिर्भर के विजन के ऐन मुताबिक हैं। और वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब में इस बात का यकीन दिलाया कि इन तमाम प्रोजेक्टों से मुल्क को निहायत फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी मुल्क की तरक्की के सफ़र में हर कदम पर अहम रोल अदा कर रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी को तरक्की का ज़रिया समझता है, ना कि किसी दबदबे का ज़रिया समझता है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि शहरी को बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी आम आदमी की जिंदगी में सहूलतें ला रही है। आज रेहड़ी पटरी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इसे लोगों के सामने जानकारियां, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। जेम ट्रिनिटी हो, जेम पोर्टल हो, कोविन पोर्टल हो या किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट इनैम, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग एजेंट ऑफ इंक्लूजन के रूप में किया है। पीएम मोदी ने नई नस्ल में साइंस और इख्तरा को फरोग देने की कोशिशों का भी जिक्र किया। अटल टिंकरिंग लैब पहल का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि इससे मुल्क के तमाम हिस्सों में बच्चों को फायदा पहुंच रहा है। देश के 35 राज्यों में 700 जिलों में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब बनाई जा चुकी है। करीब 60% अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में खुली है। आज अटल टिंकरिंग लैब में 75 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 12 लाख से ज्यादा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर जी जान से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में लाखों जूनियर साइंटिस्ट स्कूलों से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इख्तिरात को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम किए गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि इन कोशिशों के नताइज आज नजर आ रहे हैं। भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पे था, वहां से ऊपर उठ करके 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। आज देश के युवा, हमारे स्टूडेंट्स अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहां स्टार्टअप की संख्या भी कुछ 100 के आसपास थी। आज हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप की संख्या भी करीब करीब 1 लाख पहुंच चुकी है।
आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टैलेंट दिखाता है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज मुल्क के शहरियों को रोजमर्रा की जिंदगी से मुतालिक तमाम पहलुओं के लिए डिजिटल हल फराहम किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का कौमी दिन 2023 के मौके पर ये बात उन्होंने कही। और आगे बढ़ेंगे। जन्म के समय ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट की सुविधा है। बच्चा जब स्कूल की शुरुआत करता है तो उसके पास ई पाठशाला और दीक्षा जैसे फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं और आगे बढ़ने पर वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो अपनी नौकरी शुरू करता है तो उसके पास यूनिवर्सल एक्सेस नंबर की सुविधा है ताकि जॉब बदलने पर भी उसे कोई भी दिक्कत ना आए। किसी बीमारी की स्थिति में वो तुरंत आज ई संजीवनी की मदद से उपचार की व्यवस्था कर सकता है। बुजुर्गों के लिए बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस जीवन प्रमाण की सुविधा है। अगर उसे जल्दी पासपोर्ट बनवाना है तो एम पासपोर्ट सेवा है। अगर उसे एयरपोर्ट पर हैसल फ्री एक्सपीरियंस सुनिश्चित करना है तो डीजी यात्रा ऐप है। अगर उसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है तो डिजी लॉकर है। इन सारे प्रयासों से सोशल जस्टिस सुनिश्चित करने और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद मिली है। वजीर आजम मोदी ने आज कड़वा पाटीदार समाज की 7 साला सालगिरह की तकरीबात से भी खिताब किया। इस मौके पर वजीर आजम ने वर्चुअली खिताब किया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज कुछ कड़वा पाटीदार बरादरी के लोग मुल्क और बैरून मुल्क अपनी कामयाबी के परचम कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि समाज के लोग जहां भी हैं अपनी मेहनत और काबिलियत से आगे बढ़ रहे हैं। जन्म के समय ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट की सुविधा है। बच्चा जब स्कूल की शुरुआत करता है तो उसके पास ई पाठशाला और दीक्षा जैसे फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं और आगे बढ़ने पर वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो अपनी नौकरी शुरू करता है तो उसके पास यूनिवर्सल एक्सेस नंबर की सुविधा है ताकि जॉब बदलने पर भी उसे कोई भी दिक्कत ना आए। किसी बीमारी की स्थिति में वो तुरंत आज ई संजीवनी की मदद से उपचार की व्यवस्था कर सकता है। बुजुर्गों के लिए आज कच्छ कड़वा पाटीदार समाज के लोग देश विदेश में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। वो जहां भी हैं अपने श्रम और सामर्थ्य से आगे बढ़ रहे हैं। टिम्बर हो, प्लाईवुड हो, हार्डवेयर, मार्बल, बिल्डिंग मटेरियल, हर सेक्टर में आप लोग छाए हुए हैं और मुझे खुशी है कि इन सबके साथ ही आपने पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल अपनी परंपराओं का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि एक ज़माने में कुछ बहुत से चैलेंजों से नबर्द आजमा था, लेकिन सबकी कोशिशों से इन तमाम चैलेंजों से बाहर निकल आया। एक समय था जब कच्छ देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक था। पानी की किल्लत, भूखमरी, पशुओं की मौत, पलायन, बदहाली, यही कच्छ की पहचान थी। लेकिन बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर के कच्छ का कायाकल्प कर दिया है। हमने कच्छ के पानी संकट को हल करने के लिए जिस तरह साथ मिलकर काम किया, हमने साथ मिलकर जिस तरह कच्छ को विश्व का इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया, वो सबका प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मुल्क में घरेलू सतह पर टेक्नोलॉजी को मजीद तरक्की से जोड़ने की अपील की है
ताकि लागत भी कम हो और दरामदात पर मुल्क का इन्हिसार कम किया जा सके। CII के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में भारत का ऑटो सेक्टर चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ जाएगा। आइए जानते हैं मजीद तफसीलात इस खास रिपोर्ट में। नई दिल्ली में CII की पायदार तरक्की पर एक तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में तरक्याती प्रोग्रामों की लामरकजियत की जरूरत है और यही वजह है कि हुकूमत ब्लॉक सतह पर फलाही स्कीमों को नाफिज करने पर मुसलसल तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने सनत से अपील की है कि वो शहरों में पानी की कमी और आलूदगी जैसे मसाइल का तकनीकी हल तलाश करें और पायदार सयाहत में सरमायाकारी करने की अपील की ताकि रोजगार के मौके पैदा हों। नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 5 सालों में भारत का ऑटो सेक्टर अमेरिका और चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ जाएगा। Once upon a time, the China was number 1, China is number 1, then USA number 2, and Japan was number 3, and India was number 4. But now the situation is changed. We surpassed Japan, and our number is now number 3rd. And I am confident that within 5 years, we will be number 1 in the world. पायदार तरक्की के लिए भारत की कोशिशों की सनती शोबे ने खुलकर तारीफ की है। ITC के चेयरमैन संजीव पुरी ने बैनुल-अक़वामी शम्सी इत्तेहाद, मिशन लाइफ और मिलेट्स पर PM मोदी की तवज्जो के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। इंडिया जो एक और दिशा दिखा रही है दुनिया को एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में, जो कि एक लाइफ कार्यक्रम से, और मेरे ख्याल से ये जो मिलेट्स का कार्यक्रम जो इंडिया ने अवेयरनेस रेज की है, जिसके कारण UN ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बिकॉज मिलेट्स एक बहुत ही प्लैनेट फ्रेंडली और रेजिलिएंट और न्यूट्रिशियस क्रॉप है, और आज की तारीख में जबकि एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज से हिट हो रहा है, ये एक उसका सोल्यूशन का एक डेफिनेटली एक पिलर है। सो इंडिया की लीडरशिप मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बढ़िया है, सबसे आगे है और वेरी इंस्पायरिंग है। हिंदुस्तान की G20 की सदारत में पायदार तरक्की के हवाले से रुकन ममालिक के साथ संजीदा बातचीत जारी है, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीफ की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के साल 2070 तक नेट जीरो के हदफ की हिमायत की है। अजय मिश्रा की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और शिंदे हुकूमत को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आखिरकार अदालत ने अब गुज़िश्ता साल महाराष्ट्र में होने वाले सियासी बुरहान की तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन अदालत ने स्पीकर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के कुछ फैसलों पर भी तबसरा किया है। ताज़ा तरीन फैसले के मुताबिक स्पीकर इस वक्त शिवसेना के 16 बागी अरकान असेंबली की नाअहली से मुतालिक मामले में फैसला लेंगे। CJI ने फैसले में कहा है कि गवर्नर को भेजे गए किसी भी खत में बागी अरकान असेंबली ने उनसे नहीं पूछा। हुकूमत से हिमायत वापस लेने के लिए CJI ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पार्टी की तरफ से मुकर्ररा व्हिप का किरदार इंतहाई अहम है और व्हिप जारी करने का इख्तियार सियासी जमात के लीडर के पास है, ना कि कानून साज पार्टी के लीडर के पास। काबिल जिक्र है कि शिंदे ग्रुप की दलील थी कि उसे रद्द कर दिया जाए। CJI ने कहा है कि जुलाई 2022 में व्हिप की तकरीर करते वक्त स्पीकर को मालूम था कि शिवसेना में 2 धड़े बन चुके हैं, फिर भी स्पीकर ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि शिवसेना का असल व्हिप कौन है। साथ ही स्पीकर को यह फैसला करने का हक दिया गया है कि शिवसेना के असल इख्तियारात किसके पास है। CJI ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ लेजिस्लेचर पार्टी के मौक़िफ़ की बुनियाद पर हकीकी पार्टी का फैसला नहीं कर सकती है। CJI ने गवर्नर के किरदार पर भी सवाल उठाए और कहा कि आइन और कानून के मुताबिक गवर्नर को कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जो सियासत पर मबनी हो। जहां तक उद्धव ठाकरे का ताल्लुक है तो अदालत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा दिया था और उन्होंने अक्सरियत साबित करने के अमल को नहीं अपनाया था, इसीलिए अदालत उनका इस्तीफा वापस नहीं ले सकती। There was nobody at that time, and they have simply said that the decision to call for this for the forming of the government was decided by the governor was not in accordance with law. The court has clarified that had Mr. Thackeray would not have resigned, then in that scenario status quo ante would have been granted. But now since he had resigned himself, therefore court can't do anything.
और अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कौमी दारुल हुकूमत में इंतजामी खिदमात के कंट्रोल को लेकर मरकज और दिल्ली हुकूमत के दरमियान तवील अरसे से जारी तनाज़े पर अपना फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मुत्तफ़िक़ा फैसला है। CJI ने कहा कि अगर किसी मुंतखब हुकूमत को अपने ओहदेदार को कंट्रोल करने का हक नहीं है तो वह जवाबदेही के उसूल को बेकार कर देगी। CJI ने कहा कि जमहूरी हुकूमत में हकीकी ताकत मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होनी चाहिए। CJI ने कहा कि अफसरान गैर जिम्मेदार हो सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। दिल्ली हुकूमत के इंतजामी इख्तियारात उसकी कानून साजी के इख्तियारात की नौयत के हैं, यानी उसके पास इन मामलात पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है जिनमें दिल्ली असेंबली कानून बना सकती है। दिल्ली हुकूमत का दिल्ली में सरकारी खिदमात पर कानून साजी और इंतजामी कंट्रोल है, जबकि मरकज के पास सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, अराजी और दिल्ली पुलिस के इख्तियारात हैं। और उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं। पहले मरहले की वोटिंग का काम 34 अजला में पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे मरहले के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इसके जरिए यूपी की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी और नगर पंचायत के बल्दियाती इदारों का इंतखाब किया जाएगा। 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशनों में मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, कानपुर नगर और अयोध्या के मेयर और कौंसलों के इंतखाब के लिए 1100 से 1 पोलिंग मकामात और 1798 पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। इन 38 अजला में वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक होगी। दूसरे मरहले में अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए 1.92 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने वोट डालेंगे। 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशनों के मेयर के ओहदे के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में है। 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशनों के कौंसलर की 581 ओहदों के 3840 उम्मीदवार मैदान में। इसी तरह 95 म्यूनसिपल कौंसिलों के सदर के ओहदे के लिए 969 और बल्दियाती कौंसिलों के लिए 2520, अरकान के लिए 13,315 उम्मीदवार मैदान में है। नगर पंचायतों के 267 चेयरपर्सन के ओहदों के लिए 2,942 उम्मीदवार और नगर पंचायतों के लिए 3,459 ओहदों के लिए 17,997 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। बदायूं जिले में भी म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत सदर के ओहदे के लिए 167 उम्मीदवार और वार्ड मेंबरान के लिए 1479 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिले में 210 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 603 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से जिले को 28 जोन और 65 सेक्टरों में तकसीम किया गया है, जिनमें 79 हसास, 94 इंतहाई हसास और 20 इंतहाई हसास प्लस पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिले में पुरअमन वोटिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। अब बात करेंगे तूफान मोका की। महकमा मौसमियात ने कहा है कि खलीज बंगाल पर तूफान मोका ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों को मुतासर नहीं करेगा। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा के मुताबिक ओडिशा के लिए हवा की रफ्तार या बारिश के हवाले से कोई इंतबाह जारी नहीं किया गया है। तूफान की बांग्लादेश, म्यांमार के साहिल की तरफ बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए ओडिशा और उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन समुद्र में सूरत हाल खराब रहेगी। इसके पेश नज़र खलीज बंगाल के जुनूब मशरक़ी और वस्ती इलाकों और बहरा अंडमान में इतवार तक हर किस्म की माहीगीरी की सरगर्मियां मुअत्तल करने की वार्निंग दी गई है। बैनुल-अक़वामी खबरों में पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना दहशतगर्दी है और तशद्दुद करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। अगली खबर, इसराइली फ़िलिस्तीन पर हमले जारी रखे हुए इन हमलों में अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसी दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामी जहाद का एक और कमांडर इसराइल के हमले में मारा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलिस्तीन की इस्लामी जहाद तंजीम ने इत्तला दी है कि हाल ही में इसराइल ने गजा की पट्टी में हमला किया, जिनमें उनका एक आर्मी कमांडर हलाक हो गया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में शहरियों के हलाकतों को नाकाबिल कबूल करार दिया। साथ ही इसराइल से अपील की कि वह हमला फौरी तौर पर रोके और हर तरफ से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइल को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों की तामील करनी चाहिए। फौजी कार्रवाई से शहरियों और उनके साथ सामान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। काबिल जिक्र है कि इसराइल ने मंगल की सुबह गजा पट्टी पर फिजाई हमले में शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामी जहाद के 3 कमांडरों को हलाक कर दिया था। इस फिलिस्तीनी तंजीम के मुताबिक तंजीम के कमांडरों के साथ साथ उनके अहल खाना भी इसराइली डिफेंस फोर्सेस के हमलों में मारे गए। इत्तलात के मुताबिक इन फिजाई हमलों में 9 अफराद हलाक हुए हैं।
रुख करेंगे खेल के मैदान का। आईपीएल 2023 का 56वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। कोलकाता की टीम आखिरी मैच जीतकर मैदान में उतर रही है, जबकि राजस्थान रॉयल्स को अपने आखिरी मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उसने 11 में से 5 मैच जीत लिए हैं। वो 10 पॉइंट के साथ 5वीं पोजीशन पर है। इसके साथ ही कोलकाता की टीम रॉयल्स से एक मकाम नीचे यानी 6ठे मकाम पर है। उसके अकाउंट में भी 10 पॉइंट है, लेकिन खराब रन रेट की वजह से वो राजस्थान से पीछे है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।